मणिपुर हिंसा मुद्दे लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिनों से चल रही बहस के आखिरी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में केंद्र सरकार की वाहवाही की। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के तीसरे दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। देश की जनता ने हमारी सरकार के प्रति बार बार जो विश्वास जताया है, मैं देश के कोटि कोटि नागरिकों का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कहते हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ कि उन्होंने विपक्ष को सुझाया और वे इसका प्रस्ताव लेकर आए। 2018 में ईश्वर का आशीर्वाद था कि वे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि हमारी सरकार के लिए ये फ्लोर टेस्ट नहीं है, ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने भी जमा नहीं कर पाए थे। इतना ही नहीं, जब हम जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। चुनाव में एनडीए को कहीं ज्यादा सीट्स मिली। एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। आज देख रहा हूं कि आज आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर जनता के आशीर्वाद से वापस आएगी। गुजरात भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों पत्रिका युद्ध चल रहा है, जिसकी ठोस जांच की मांग कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह मोढवाडिया ने की है। हमणा छेल्ला 1-2 महीनाथी आपणे सांभळीए छीए के भारतीय जनता पार्टीना प्रदेश अध्यक्ष होय के एमना होद्देदारो होय, चूंटायेला एमना प्रतिनिधिओ मेयर होय, ए सहितना लोको सामे भारतीय जनता पार्टीना ज बीजा आगेवानो पुरावाओ साथेनी पत्रिकाओ, पेनड्राइव वगैरे एना राष्ट्रीय कक्षाना नेतृत्वने तो रजूआत करे ज छे, परंतु मीडियानी अंदर पण आ पत्रिकाओनी चर्चा, लोकोनी अंदर पण चर्चा खूब मोटे पाये छे। तमाम पत्रिकाओनी अंदर एक ज सारांश छे के आ बधा लोकोए खूब ज मोटे पाये भ्रष्टाचार कर्यो छे। बीजा कोई आ कदाच पत्रिकाओ बहार पाड़ी होत तो ए विरोध करवानी टेव वाळा छे के बीजू कई छे, एक कारण आगळ धरीने ए वातने उडावी शक्या होत, परंतु आ तो एमना ज लोको अने एमना पण मोटा नेताओ आ पत्रिकाओ छापवानो, वितरित करवानो दौर चलावी रह्या छे। अમને એમ હતું કે આવી પત્રિકાઓ બહાર આવ્યા પછી પત્રિકાઓના મુદ્દાઓની તપાસ થશે અને થવી પણ જોઈએ। આજે પણ અમે માંગણીઓ કરીએ છીએ કે પત્રિકાની અંદર જે હકીકતો લખી છે એ હકીકતોની તપાસ સ્વતંત્ર એજન્સી મારફત કરાવવી જોઈએ અને એ હકીકતો છે એમાં સચ્ચાઈ શું હતી, કોને શું મળ્યું છે એની હકીકત પણ બહાર લાવી છે। પરંતુ એની જગ્યાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકો ને ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનોના ઈશારે આ પત્રિકા કોણે છાપી છે એની તપાસ તો સામાન્ય રીતે એક હેડ કોન્સ્ટેબલ કે જમાદાર દરજ્જાના અધિકારીએ કરવી જોઈએ, કદાચ કોઈ ફરિયાદ નોંધાવે તો। એની જગ્યાએ આ પત્રિકાની તપાસ સરકાર કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો એવા લોકોને સોંપે છે કે જેમનું કામ ટેરરિઝમ અટકાવવાનું, ટેરરિસ્ટને પકડવાનું, સંગઠિત ગુનાખોરી હોય તો એને અટકાવવાની અને સંગઠિત ગુનાઓની તપાસ કરવાની એવી જે એજન્સીઓ છે, એ સિટી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ હોય, એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ હોય કે સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ હોય, જેમણે ક્યારેય આવી પત્રિકાઓની તપાસ કરી નથી અને એ આ એજન્સીઓને પણ સરકાર તપાસ ટ્રાન્સફર કરે છે। કોઈ દિવસ સીધી તપાસ એમની પાસે આવતી નથી
કે સીધો ગુનો એ લોકો નોંધતા પણ નથી. એ તો કોઈ પોલીસ સ્ટેશન છે, એ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હોય એના પછી એમને ટ્રાન્સફર ડીજીપી અથવા તો કમિશનર કરતા હોય છે. એની જગ્યાએ એમને સીધા જ ભાજપના આગેવાનોના ફોનથી એમને ત્યાં દરોડા પાડી અને એમની ધરપકડ કરી અને એવા કલમો લગાડે કે જેથી જેલમાંથી છૂટે નહીં, જામીન ન મળે. આ એક પ્રકારે જે ભાજપનું આંતરિક યુદ્ધ ચાલે છે એમાં પોલીસના અધિકારીઓની ભૂંડી ભूमिका છે. गुजरात कांग्रेस के विपक्ष नेता अमित चावड़ा ने एमएस यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट का विरोध किया। गुजरात कांग्रेस के विपक्ष नेता अमित चावड़ा एमएस यूनिवर्सिटी के दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर गुजरात सरकार का ध्यानाकर्षण कराते हुए सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए। खासकर कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट के विरोध में उन्होंने सेनेट और सिंडिकेट सदस्यों और छात्र नेताओं के साथ बैठक का आयोजन कर उनके विचार जाने। भारतीय जनता पार्टीना 3 દાયકાના જે શાસનમાં ગુજરાતમાં શિક્ષણનું ખાનગીકરણ થયું, વેપારીકરણ થયું, એના કારણે દિવસે દિવસે શિક્ષણની ગુણવત્તા પણ નબળી થતી જાય છે, શિક્ષણ મોંઘું પણ થતું જાય છે અને ગરીબ સામાન્ય માણસને પોતાના બાળકોને ભણાવવાનું મુશ્કેલ પણ થતું જાય છે. અને એવામાં જ્યારે સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ કરવાની નીતિમાં માનવાવાળી આ સરકાર કોમન યુનિવર્સિટી એક્ટ લાવવા જઈ રહી છે. અને આ કોમન યુનિવર્સિટી એક્ટ લાવવાથી ગુજરાતની જે 8 ગ્રાન્ટીન એડ યુનિવર્સિટીઓ હતી કે જેમાં એમએસ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના 1949થી કરવામાં આવી હોય અને એ વખતથી આખા વિશ્વ લેવલે એના શિક્ષણ માટે, એના જ્ઞાન માટે ખૂબ મોટી નામના મેળવી હોય, આવી યુનિવર્સિટીની સ્વાયત્તતા ખતમ થઈ જાય એ માટે આ બિલ લાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ બિલ આવવાથી આ યુનિવર્સિટીઓમાં જે લોકશાહી વ્યવસ્થા છે એ ખતમ થઈ જશે. જે ચૂંટણીઓ થાય છે જેનાથી સેનેટ ને સિન્ડિકેટના સભ્યો ચૂંટાય છે, એમાં વિદ્યાર્થીઓના પ્રતિનિધિઓ આવે, ટીચિંગ નોન ટીચિંગ સ્ટાફના પ્રતિનિધિ આવે, પ્રોફેસર હોય કે આચાર્યના પ્રતિનિધિ આવે, મેનેજમેન્ટના પ્રતિનિધિ આવે, જાહેર જીવનના શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા લોકો પણ એમાં આવતા હોય. પણ આ એક્ટ આવવાથી આ ચૂંટણીઓ ખતમ થઈ જશે, સેનેટ સિન્ડિકેટની વ્યવસ્થા ખતમ થઈ જશે. એટલે ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિને બદલે બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટના નામે સરકારના મળતિયાઓ, માનીતાઓ અને યસમેન જે લોકો હશે એવા લોકોની નિમણૂક કરવામાં આવશે. આ બિલ આવવાથી ખાનગીકરણને પ્રોત્સાહન મળશે, સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ થશે, લોકશાહી ખતમ થઈ જશે, આ યુનિવર્સિટીની મિલકતો વેચવામાં આવશે અને એના જ કારણે આજે આખા ગુજરાતમાં શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા લોકો આ બિલનો વિરોધ કરે છે. કોંગ્રેસ પણ વિરોધ કરે છે. આજે લોકોને સાંભળીએ છીએ, રસ્તા પર પણ વિરોધ કરીશું ને આવનારા દિવસોમાં જ્યારે બિલ વિધાનસભામાં લાવવામાં આવશે ત્યારે પણ कांग्रेस पक्ष एनो विरोध करशे। इसके अलावा अमित चावड़ा ने यूनिवर्सिटी में गांजे के पौधे बरामद होने पर भी सरकार का ध्यानाकर्षण कराया है। सत्ता में बैठेला लोको जे शिक्षण एमनी प्राथमिक जवाबदारी है एमांथी क्यांक ने क्यांक हाथ ऊंचा करी रह्या छे। शिक्षणनुं खानगीकरण, वेपारीकरण थई रह्युं छे ने सरकारमां बैठेला लोकोनुं बिलकुल ध्यान शैक्षणिक संस्थाओं पाछळ नथी। तमे जोयुं हशे थोड़ा दिवस पहला के प्राथमिक शाळामां बाळकोने लखता वांचता नथी आवडतुं एवो एक आईएएस अधिकारीए रिपोर्ट कर्यो। शिक्षकोनी भरती करवामां नथी आवती, पूरुं इन्फ्रास्ट्रक्चर नथी અને આજે યુનિવર્સિટી કે કોલેજોમાં જે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મળવું જોઈએ એના બદલે ગાંજાના છોડ મળે છે। ત્યારે સરકારની નિષ્ફળતાઓ છે। ડબલ એન્જિનની સરકાર ગુજરાત મોડેલની વાત કરતી હોય, મોદી મોડેલની વાત કરતી હોય તો આજે ગાંજાના છોડ મળવા હું માનું છું કે મોદી મોડેલની ઉપલબ્ધતા છે। પ્રજાના આશીર્વાદ પછી 156 સીટ મળ્યા પછી આ ડબલ એન્જિનની સરકાર ભગવાન ભરોસે ચાલે છે। આજે કોઈનો ક્યાંય કંટ્રોલ નથી, તમામ જગ્યાએ ભ્રષ્ટાચાર બેફામ છે, વહીવટદારોનું રાજ છે। આખા ગુજરાતમાં કોઈ ચૂંટાયેલો પ્રતિનિધિ કે સરકાર નહીં પણ અધિકારીઓ સરકાર ચલાવે છે અને સત્તામાં બેઠેલા લોકો ખાલી હપ્તા લેવામાં કે પોતાના ધંધા સેટ કરવામાં વ્યસ્ત છે।
એવા સંજોગોમાં દિવસે દિવસે જે અધિકારીઓ બેફામ થતા જોઈ રહ્યા છે એની પાછળનું એકમાત્ર કારણ છે કે સરકારનો કોઈ પણ જગ્યાએ અંકુશ રહ્યો નથી. મુખ્યમંત્રીની આખી સરકાર ફેલ છે અને એના જ કારણે દરેક કચેરીમાં પૈસા આપ્યા સિવાય કોઈ કામ નથી થતું. સામાન્ય માણસનું કોઈ સાંભળવાવાળું નથી અને સત્તા પર બેઠેલા લોકોનો કોઈ પણ જાતનો ભય કે ડર રહ્યો નથી. अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में आज दिन भर गहमा गहमी देखने को मिली। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान अधीर रंजन चौधरी और अमित शाह में गहमा गहमी हो गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने मणिपुर हिंसा पर कहा, जहां राजा अंधा वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है। इस पर अमित शाह ने आपत्ति जताई। उन्होंने स्पीकर से कहा, पीएम के लिए ऐसे बयान देना गलत है, इन्हें कंट्रोल किया जाए। सर बात यह है कि मणिपुर में क्या देखा, मणिपुर में हमें देखा कि हमारे घर की मां बहन को वस्त्रहीन हालत में विवश करके उन पे ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधा रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे उस समय द्रौपदी की वस्त्रण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं, किसी को नाम नहीं लिया मैं, किसी को नाम नहीं लिया मैं। तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते, जहां राजा अंधा बैठे रहते वहां द्रौपदी की वस्त्रहरण चाहे वो हस्तिनापुर में हो चाहे वो मणिपुर में हो होते ही रहते। मणिपुर माननीय और अध्यक्ष हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं रहता। आपने एक अपील की थी कि आइदर और साइड से बहस को शांति से सुना जाए। हम बड़े धैर्यपूर्वक सुनते गए। उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश की कार्य पद्धति हमारी संसद ने अडॉप्ट की है, पूरे देश का अपमान किया, हम चुपचाप बैठे रहे। हमारी संविधान सभा ने ये पूरी प्रक्रिया तय की है, स्वीकार करी है। आगे माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद भी अनर्गल बोलते रहे। अब मैं अभी ये जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने उनको समय नहीं दिया। मेरे बोलने के साथ बात किया जाएगा। आपने समय दिया, उसमें कुछ स्कोर करना चाहते हैं, कुछ मान्यता मगर माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पाएंगे। इस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। हालांकि कुछ मिनट बाद ही वे सदन में वापस आ गए। इस पर सिंधिया ने तंज किया, लो ये वापस आ गए, आपका स्वागत है। देश की जनता ने इन्हें बाहर का दरवाजा दिखा दिया है और ये अब सदन से भी खुद ही बाहर जा रहे हैं। इन्हें अपने अविश्वास प्रस्ताव पर स्वयं ही विश्वास नहीं है। विचित्र स्थिति है कि जिनके दिल नहीं मिलते वो दल मिल चुके हैं। जिनके इतिहास में वैचारिक या व्यावहारिक या सैद्धांतिक संबंध ना हो, वो लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ आए हैं और लोकतंत्र बचाओ की बात कर रहे हैं। अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटें तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1964 बंगाल दंगे के समय ये मौन क्यों थे? 84 के सिख दंगों के समय ये मौन क्यों थे? 87 के मेरठ दंगों के वक्त मौन क्यों थे? 1990 से 30 साल तक कश्मीर में 40,000 लोगों की मौत हुई, तब ये मौन क्यों थे? अधीर जी का जो शब्द था, हर सुबह नई विधवाएं रोती हैं, बच्चे रोते हैं, नए घर बनते हैं, तब ये सरकार में मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। इससे पहले दोपहर 2 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की इकोनॉमी पर स्पीच दी थी। इसके बाद AIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा, कल गृह मंत्री ने भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र किया था। अगर इन्हें पता चल जाए कि भारत छोड़ो का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो अमित शाह भी नहीं बोलेंगे। मैं पीएम से पूछना चाहता हूं कि क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवलकर की विचारधारा बड़ी है? उधर मणिपुर मुद्दे राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने को लेकर विपक्ष ने नारेबाजी की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम पीएम को बुलाना चाहते हैं लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि वो नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? वो आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा?
वो प्रधानमंत्री हैं, कोई परमात्मा नहीं। नारेबाजी बढ़ी तो राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई और फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित हो गया। लोकसभा में ये विधेयक 7 अगस्त को पास हुआ था। इसके बाद हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद IIM जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन का सपना साकार करने वाले वडोदरा के 4 छात्रों ने वडोदरा का गौरव बढ़ाया है। देश के प्रतिष्ठित कॉलेज IIM में एडमिशन लेना हर छात्र का सपना होता है। उस सपने को पूरा करने के लिए छात्र कड़ी मेहनत करते हैं। IIM प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा के बाद एंट्रेंस एग्जाम ली जाती है, जिसमें अलग अलग पैमानों पर छात्रों को परखा जाता है। इस परीक्षा के लिए देश भर के छात्र तैयारी करते हैं। वडोदरा में IMS इंस्टीट्यूट द्वारा इस परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। उनमें से 4 छात्रों ने IIM में प्रवेश प्राप्त किया है, जिस पर वडोदरा के IMS इंस्टीट्यूट द्वारा खुशी जाहिर की गई। इन 4 छात्रों में नवनीत चौरसिया, जैद खोकर, ऋषि सिसोदिया और हेली आचार्य शामिल हैं, जिनमें से नवनीत चौरसिया ने ऑल इंडिया में 10वां स्थान हासिल किया है। IIM है वो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है और ऑल इंडिया का कंपटीशन होता है, तो इसमें संघर्ष तो बहुत ही रहा। बट मैं अपने पापा को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैंने IIM का इंटरव्यूज़ और वो सब क्रैक कर पाया। उनकी मेहनत से ही मैं इतना आगे आ सकता हूँ। वैसे वो खुद लाइट के थामले के नीचे बैठ के पढ़ते थे और उन्होंने अभी वो डेप्यूटी डायरेक्टर है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, तो उनसे वो मेरे को उनसे मैं खुद बहुत ही मोटिवेट होता हूँ। और मेरी मम्मी जो घर पे मुझे बहुत ही मोरल सपोर्ट देती है एंड शी इज़ द वन जो मेरा इतना केयर भी करती है, तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। और इधर IMS की जो फैकल्टी है वो भी बहुत ही ग्रेट है। पूरे गुजरात में सबसे अच्छी फैकल्टी यहाँ पे ही है। तो उन सबकी मेहनत और मेरी 3 मंथ्स का जो डिफ़िकल्ट मेरा टाइम टेबल था और मेरा रेगुलर जो स्टडी थी, उसकी वजह से मैं IIM इंदौर क्रैक कर पाया हूँ। तो मैं बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। मेरा IIM में सिलेक्शन हुआ 12th के डायरेक्टली बाद। बहुत कम सीट्स होती है बिकॉज डेफिनेटली नेशन की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है और मैंने इसके लिए मेहनत चालू की थी 2 साल पहले और मैंने IMS ज्वाइन किया था यही ड्रीम से कि मैं IIM में जाऊंगी। IIM इंदौर, रांची, रोहतक, जम्मू, बोध गया, ये 5 IIMs है जो 12th के बाद तुरंत देती है और बहुत टफ कंपटीशन होता है इन सब में। करीब 30,000 जितने लोग देते हैं ये एग्ज़ाम और सारी कैटेगरीज़ की अलग अलग नंबर ऑफ़ सीट्स होती है और मैं इसके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है एक सेक्शन और एक वर्बल का इंग्लिश का सेक्शन होता है और मेरा इंग्लिश कंपैरेटिवली अच्छा था तो मुझे क्वांटिटेटिव वाले सेक्शन में थोड़े चैलेंजेस हुए। बट आई एम ग्लैड कि यहाँ के मेंटर्स थे, उन्होंने मुझे दिया कि 5 या 6 घंटे क्लास के अलावा अलग से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो और ये सारा मटेरियल दिया। पूरा एक उनका पोर्टल है जिस पे जाके हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी हमने पढ़ा है और टेस्ट होते हैं यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल डिसाइड करते हैं और हमें और कितनी मेहनत करनी है वो हमें बताते हैं। सर भी पर्सनली मेंटरिंग करते हैं हमारी। और अभी ये सारी जो एग्ज़ाम्स थे उसमें बीच बीच में हम लोग को कई बार वो भी हो जाता था नहीं होगा या ये होगा वो होगा, तो हमेशा पेरेंट्स और मेंटर्स बोथ ऑफ देम आर देयर कि हमेशा हमें सपोर्ट करें कि नहीं ये तुम्हारा है ये पोटेंशियल, तुम मेहनत जिस चीज़ के लिए कर रहे हो वो हो सकता है। देखने जाए तो ये तैयारी बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट तैयारी होती है बिकॉज ये बच्चे जो कि 11th स्टैंडर्ड से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, उनको अपने स्कूल कुछ ट्यूशन क्लासेस के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। एक IP MET करके एग्ज़ाम होती है जो उनको देनी पड़ती है। इंदौर अपनी अलग से एग्ज़ाम लेता है, रोहतक अपनी अलग से, तो उनको बहुत सारी मल्टीपल एग्ज़ाम्स देनी होती है। सिर्फ एग्ज़ाम देने से वो लोग अपने स्कोर लाएंगे उससे वो सिलेक्शन होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद भी उनको सेकंड राउंड ऑफ मतलब जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। उनके बाद जाके उनका फाइनेंशियल सिलेक्शन होता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे IMS की बात करें तो हम लोग यहाँ पे बच्चों को उस तरीके से तैयारी प्रिपरेशन करवाते हैं जिसमें बच्चे आराम से उसको प्रिपेयर कर पाए, जिसमें उनको अपना बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करनी, उनका भी हम लोग समय देते हैं। संडे बच्चों को बुलाते हैं, 24/7 लाइब्रेरी होती है। बच्चे रात को 2 बजे भी आके यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। वो डाउट डेस्क है, IMS का ऑनलाइन पोर्टल है, मतलब बहुत सारा चीज़ लगता है इसको एक बच्चे को फ्रॉम गुजरात टू मेक देम रीच टू IIMs और फ्रॉम वडोदरा टू मेक देम रीच टू IIM इज़ अ वेरी बिग और कॉम्प्लिकेटेड टास्क। IIM के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट हुई उसमें बड़ौदा से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो बड़ौदा के लिए और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है
ये जो एंट्रेंस टेस्ट होती है उसमें जनरली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज़ 1 से 10 स्टैंडर्ड तक का मैथ, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी इंग्लिश। सो बेसिकली बच्चों को हम इन एरिया पे तैयार करते हैं। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट में जब इनका क्लियर हो जाता है तो हम इनको इंटरव्यू की तैयारी भी कराते हैं। सो दीज स्टूडेंट्स आर आस्क्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट करंट अफेयर्स एंड देयर पर्सनालिटी इन द इंटरव्यू एज वेल। तो उसके लिए भी हम बच्चों को तैयार करते हैं। हम बहुत ही खुश हैं कि इस साल 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आने वाले समय में ज़्यादा बच्चे IIM में अगर जाना चाहते हैं, अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो वडोदरा जैसे सिटी से अगर और ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, ऐसा हम चाहते हैं और ऐसी हमारी आशा है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द किड्स हु आर एस्पायरिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द किड्स हु गॉट सिलेक्टेड।